अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आज फ़लस्तीन के मसले पे एक बार फिर आपसे बातचीत करेंगे। और 11 रोज़ा फ़ज़ाई और ज़मीनी शदीद हमलों के बाद इसराइल ने जंगबंदी का ऐलान किया है और बाज़ नाक़दीन इसको जंगबंदी पर भी तनकीद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक जारियत को जो यकतरफ़ा जारियत है और निहत्ते फ़लस्तीनी अवाम पर की गई उसको जंगबंदी का नाम देना जो है वो मुनासिब नहीं होगा। ताहम 11 रोज़ के बाद इसराइल के हमले बंद हुए हैं। इन हमलों में इंतहाई ज़्यादा कीमती जानी और माली नुकसान हुआ है फ़लस्तीन के अवाम का। सैकड़ों इमारतें तबाह हुई हैं, 250 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए हैं, जिनमें 60 से ज़्यादा बच्चे भी शामिल हैं। तालीमी इदारे और हस्पताल, तमाम इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वो तबाह किया गया है। अभी ये देखना होगा कि आज हम दो मामलात के ऊपर बातचीत करेंगे। एक तो ये कि क्या ये जंगबंदी का ऐलान काफ़ी है, और इस पर जिस तरह से हमास में या बाकी बाज़ इलाक़ों में एक जश्न भी मनाया गया जैसे कि फ़तह हासिल की गई हो, तो क्या वाकई ये फ़तह है और इस पे जश्न मनाने की ज़रूरत है, ये काफ़ी है, या अभी जो बुनियादी मसाइल हैं फ़लस्तीन के, जो बुनियादी इशू है जिसको अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भी तस्लीम किया गया और वो मामला हल तलब है, उसके लिए क्या ठोस इक़दामात की ज़रूरत है। और वो जब तक इक़दामात नहीं होते तो फिर मशरिक़ वस्ता का और जो आलमी अमन है देरपा, उसका जो पायदार अमन है वो कितना यकीनी होगा या उसके लिए क्या क्या ख़तरात होंगे, तो इस हवाले से हम बातचीत करेंगे। पहली बात तो ये कि ये जंगबंदी अगरचे एक आर्जी रिलीफ़ ज़रूर है फ़लस्तीनी अवाम के लिए, क्योंकि 2014 में भी इसी किस्म की वहशियाना तशद्दुद और बमबारी की गई थी इसराइल की जानिब से, और फिर बाद में जंगबंदी भी हुई। लेकिन असल जो मामला था कि फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक़ ख़ुद इरादियत देना और फ़लस्तीन की रियासत को तस्लीम करना, और बिलख़ुसूस जो मशरिक़ी यरूशलेम का इलाका है जिस पर 1967 में इसराइल ने कब्ज़ा कर लिया था और फिर बाद में 1980 में उसको अपनी रियासत का हिस्सा डिक्लेयर कर दिया था, तो उसकी फ़लस्तीन को वापसी और वो दारुल हुकूमत होगा फ़लस्तीन का। अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों में भी इसको तस्लीम किया गया है। तो उसकी फ़लस्तीन की रियासत का क़याम, फ़लस्तीनी अवाम को उनका हक़ ख़ुद इरादियत और सियासी और उनकी जो इलाकाई ख़ुद मुख्तारी है और सालमियत है, उसको यकीनी बनाना सबसे बड़ा चैलेंज है अक़वाम मुत्तहिदा के लिए भी और बाकी दुनिया के लिए भी और मुस्लिम दुनिया के लिए भी, जिसमें अरब लीग और OIC शामिल है। ये बड़ा चैलेंज है। तो इस पर क्या ठोस इक़दामात की ज़रूरत है, वो सोचने की बात है कि क्या उसके लिए इसराइल तैयार है, और आलमी ममालिक या आलमी वो फ़ोरम जिनकी करारदादें मौजूद हैं, क्या वो अपना किरदार अदा करने के लिए तैयार हैं और उनका इतना असर और रसूख है। तो इसमें बदकिस्मती के साथ जवाब जो है वो नफ़ी में मिलता है। अभी रिसेंटली भी इसराइल की जहाँ पे एक तरफ इंतहाई जारियत जारी थी, हमले जारी थे, तो सलामती कौंसल में करारदाद ना पेश हो सकी, ना उसके ऊपर जो है कि बात हो सकी, क्योंकि वहाँ पे वीडियो कर दिया गया था। तो जनरल असम्बली का एक ख़ुसूसी इजलास हुआ, लेकिन वो इजलास भी यकीनन एक प्रेशर तो क्रिएट करता है। इसराइल ने फिर जंगबंदी भी की, लेकिन ये तमाम इक़दामात आर्जी होते हैं। देरपा इक़दामात क्या हो सकते हैं, उसमें बिलख़ुसूस जो इसराइल के हमसाया ममालिक हैं, मुस्लिम ममालिक हैं, अरब लीग है और फिर OIC है, इसका किरदार सबसे ज़्यादा अहम है। हम तारीख़ी हवालों से ये जायज़ा लेंगे कि जब हमने पहले भी एक प्रोग्राम में ये बात की कि जब तक अमली इक़दामात नहीं उठाए जाएंगे सफारती सतह पर, तिजारती सतह पर और फिर फ़ौजी सतह आखिरी हल है कि उस सतह पर जब तक इसराइल के साथ कोई ठोस इक़दामात नहीं उठाए जाएंगे, उस वक़्त तक फ़लस्तीन की आज़ादी या फ़लस्तीन की ख़ुद मुख्तारी वो यकीनी नहीं होगी। अब अगर तारीख़ी एतबार से ये देखा जाए तो जब ज्यूज़ की यहाँ पे सेटलमेंट हुई थी, इवन इसराइल की रियासत के क़याम से पहले ही, उस वक़्त से ही अरब इसराइल या अरब यहूदी जो तनाज़ात थे और ये मामलात जो हैं उस वक़्त से थे। और सबसे पहले 1922 में अरब इलाके में जो ज्यूज़ का बिज़नेस था उसका बाइकाट करने की एक कैंपेन चली थी। फिर उसके बाद 1929 में, फिर 1933 में और फिर 1934 में मुख्तलिफ़ अदवार में मुख्तलिफ़ ये तहरीकें चलती रहीं। कहीं ये लेबर फेडरेशन ने, कहीं ये उस वक़्त की जो मुख्तलिफ़ तंजीमें थी, सियासी तंजीमें थी या बाकी तंजीमें थी, उन्होंने ये कैंपेन चलाई थी और ये काफ़ी हद तक कारगर भी साबित हुई थी। फिर एक बड़ी तहरीक जो है वो
1936 में भी शुरू हुई थी, लेकिन वो इतनी कामयाब नहीं हो सकी थी क्योंकि उस वक्त तक जो इस खित्ते में जो यहूदी आबाद हो चुके थे उन्होंने अपने आप को मुनज़्ज़म भी कर लिया था। फिर वो उस वक़्त के जो 3-4 बड़े प्रोफेशन थे जिसमें वकला का पेशा था और उसमें साथ साथ जो डॉक्टर्स थे, हॉस्पिटल्स थे, उसमें ज्यूज़ का काफ़ी कंट्रोल हो चुका था, तो जिसकी वजह से फिर ये जो तहरीक थी बाइकाट की वो इतनी कामयाब नहीं हो सकी। 1945 में इंस्टीट्यूशनल सतह के ऊपर जो पहली बाज़ाब्ता इसराइल की बाइकाट की तहरीक शुरू हुई थी वो अरब लीग के प्लेटफॉर्म से शुरू हुई थी 1945 में। तो इस बाइकाट की अपील के नतीजे में फिर तमाम अरब ममालिक ने जो करीब हमसाया ममालिक थे उन्होंने भी तमाम जो रोड लिंक्स थे या रेल लिंक्स थे या फ़ज़ाई राब्ते थे वो मुनक़ता कर दिए गए थे। इवन अरब ममालिक ने अपनी फ़ज़ा को भी ऐसी तमाम एयरलाइंस के लिए बंद कर दिया था जिनकी परवाज़ें इसराइल जा रही थीं। अरब ममालिक की तमाम जो एयरलाइंस थी उन्होंने भी अपनी परवाज़ें बंद कर दी थी और ये बड़ी मौसर जो है कि बाइकाट की अपील रही और फिर OIC भी बाद में इसमें शामिल हो गई थी। फिर 1979 में सबसे पहले मिस्र ने अमन मुआहदा किया इसराइल के साथ। उसके बाद फिर 1993 में फ़लस्तीन का अपना भी एक अमन मुआहदा हुआ इसराइल के साथ और 1994 में उर्दन का मुआहदा हुआ। मिस्र ने जब मुआहदा किया तो फिर मिस्र को भी अरब लीग से अलग कर दिया गया था और अरब लीग ने उसका भी बाइकाट किया और तकरीबन 10 साल मिस्र की जो रुकनीत है वो मुअत्तल रही थी। लेकिन 1994 में फिर ओस्लो अमन मुआहदा हुआ, तो उसके नतीजे में फिर अरब लीग या GCC कंट्रीज़ ममालिक की जो तंजीम है उन्होंने फिर अपना ये बाइकाट ख़त्म किया था। और उसके बाद फिर इसराइल की जो मुख्तलिफ़ कंपनीज़ थी, कारोबारी तंजीमें थीं, उन्होंने अरब ममालिक के अंदर मुख्तलिफ़ तंजीमों के साथ, मुख्तलिफ़ कारोबारी ग्रुप्स के साथ मुश्तरका सरमायाकारी और इक़्तिसादी मंसूबे शुरू किए और जब इकनॉमिक इंटरेस्ट यकजा हुए तो उसके बाद फिर अरब ममालिक के अंदर इसराइल के हवाले से इस किस्म की कंपेन्स जो हैं वो फिर नहीं शुरू हो सकें। मई 2018 में जब यरूशलेम में अमरीकी सफारत खाने के क़याम का ऐलान किया गया था तो उस वक़्त भी OIC के फ़ोरम से ये आवाज़ उठी थी और ये कोशिश की गई थी कि कोई इस किस्म का बड़ा मुनज़्ज़म तरीके से कोई इकनॉमिक या बिज़नेस बाइकाट किया जाए, लेकिन इतना वो भी असरअंदाज नहीं हो सका। दूसरा एक और चीज़ जो बड़ी है मैं समझने की सारे मामले के अंदर कि जब तक कि मुस्लिम ममालिक में इत्तेहाद नहीं होगा और ये यकजा होकर बैतुल मुक़द्दस की आज़ादी के लिए काम नहीं करेंगे उस वक़्त तक कोई भी कोशिश जो कारगर साबित नहीं होगी। इसकी एक मिसाल ये भी है कि 1961 में जब यूनाइटेड नेशंस के मुख्तलिफ मेंबरशिप के हवाले से जो रीजनल ग्रुप्स बने जिनको वोटिंग ब्लॉक भी कहा जाता है या नेगोशिएशंस फोरम की सूरत में भी वो काम करते हैं, तो उस वक़्त जो इसराइल रियासत थी वो एशिया पैसिफिक रीजन में आती थी और एशिया पैसिफिक रीजन में मुस्लिम ममालिक की अक्सरियत थी। तो इसलिए मुस्लिम ममालिक में जब इत्तेहाद था तो इसराइल को एशिया पैसिफिक जो रीजन का ग्रुप था उसमें मेंबरशिप नहीं मिल सकी और 39 साल तक इसराइल इसी ग्रुप में मेंबरशिप न होने की वजह से अक़वाम मुत्तहिदा में भी रुकनीत के लिए अहल नहीं था। फिर मगरबी दुनिया में अमेरिका, बरतानिया और दीगर ममालिक ने इसराइल के लिए जो रूल्स थे उनको बाईपास किया और 2000 में इसराइल को जो मगरबी यूरोपी और दीगर ममालिक का ग्रुप है उसमें एक आर्जी रुकनीत दी गई ताकि उसका रास्ता हमवार किया जाए फिर UN की मेंबरशिप के लिए। और 2004 में उस आर्जी रुकनीत को जो है वो मुस्तकिल रुकनीत में और फिर 2013 में उसको कंप्लीट मेंबरशिप में तब्दील किया गया और फिर 2013 में जाके इसराइल को ये हक़ मिला कि वो जनीवा बेस्ड जितनी भी यूनाइटेड नेशन की ऑर्गेनाइजेशंस और इदारे हैं कि उनकी जो कार्रवाई थी उसमें शरीक हो सकते थे। फिर बाद में वो यूनाइटेड नेशंस के भी जो कार्रवाई थी उसमें भी शरीक होने लग गए। तो ये इत्तेहाद अगर अभी दोबारा OIC के रुकन ममालिक में या इस्लामी दुनिया के अंदर कायम हो और फिर मुनज़्ज़म तरीके से ये अपने सियासी जो मुफादात हैं या तिजारती और इक़्तिसादी या कारोबारी मुफादात हैं उनको एक तरफ रख कर ये फ़ैसला कर लें कि एक दफ़ा हमने बैतुल मुक़द्दस को आज़ाद कराना है इसराइल से और जो मशरक़ी यरूशलेम का इलाका है उसको वापस फ़लस्तीन में लाकर और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक जो फ़लस्तीनी रियासत का जोग्राफ़िया है
उसको बहाल करना है ताकि फ़लस्तीन की जो रियासत है वो पुरअमन तरीके से अपनी वहाँ के शहरी जो हैं वो अपनी ज़िंदगी गुजार सकें और अपने फ़ैसले ख़ुद कर सकें। तो उसके लिए फिर ज़रूरी होगा कि OIC के दोबारा ममालिक वही मुझे 60-70 की दिहाई का 80 की दिहाई का जो इत्तेहाद था उसको बरकरार रखें, उसको कायम करें। और फिर अगर ये डिप्लोमेटिक सतह के ऊपर अभी बहुत से ऐसे ममालिक हैं, इस्लामी ममालिक, जिन्होंने सफारती तल्लुकात भी कायम कर लिए हैं, इसराइल को रिकगनाइज़ कर लिया, तस्लीम कर लिया एक रियासत के तौर के ऊपर, लेकिन अभी भी गालिबन 16 या 18 ममालिक ऐसे हैं जिन्होंने इसराइल को तस्लीम नहीं किया। इनमें पाकिस्तान है, बांग्लादेश, ब्रुनाई, चाड, इंडोनेशिया, ईरान, माली, मलेशिया, नाइजर, अफ़गानिस्तान, इराक़, ओमान, लबनान, सूडान और यमन, शाम, सऊदी अरब, ये वो ममालिक हैं जिन्होंने अभी तक इसको तस्लीम नहीं किया। सूडान ने तो 1958 से ये कानून बनाया हुआ है कि कोई भी उनकी मुल्क की कोई तंजीम या कोई तिजारती तंजीम या कारोबारी शख्सियत जो है कि वो दुनिया के किसी भी खिते में कोई इजरायली कारोबारी शख्सियत है उसके साथ कोई कारोबार नहीं कर सके। ये उनका कानून है और उसके ऊपर वो सख्ती से अमल भी करते हैं। तो अगर इस किस्म के स्टेप्स लिए जाएंगे डिप्लोमेटिक लेवल के ऊपर, तिजारती लेवल के ऊपर, तो फिर प्रेशर क्रिएट होगा मगरबी दुनिया के ऊपर भी, यूनाइटेड नेशंस के ऊपर भी, फिर इसराइल के ऊपर भी प्रेशर क्रिएट होगा कि वो बैठेगा और ये अक़वाम मुत्तहिदा की उन करारदादों के ऊपर अमल के लिए राह हमवार होगी जो आलमी सतह के ऊपर जिनको तस्लीम किया गया, और फ़लस्तीनी अवाम का कि खुद इरादियत भी और उसकी जो जोग्राफियाई सालमियत, सलामती और ख़ुद मुख्तारी है उसकी जो तहफ़्फ़ुज़ और बक़ाया उसी वक्त हो सके जब इत्तेहाद होगा। दूसरी बात यह है कि जंग बंदी का ऐलान तो अच्छी बात है, लेकिन अभी फ़ौरी तौर के ऊपर फ़लस्तीन की एक तो माली, एक तो इंसानी जो हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर जितनी भी इमदाद है वो होनी चाहिए। तमाम इस्लामी ममालिक, UN के तमाम फ़ोरम, इंटरनेशनल बाज़ ममालिक ने भी अनाउंस ऑलरेडी किया हुआ है फ़लस्तीन को जाने वाले तमाम जो रास्ते हैं उनके ऊपर अगर ब्लॉकेड है तो वो ख़त्म होना चाहिए। इंसानी हमदर्दी की बुनियाद के ऊपर तमाम इमदादी कार्रवाइयाँ जो वो फौरी तौर के ऊपर शुरू होनी चाहिए। फिर जो बहाली का काम है, जितनी बिल्डिंग्स, स्कूल, अस्पताल तबाह हुए हैं उनकी बहाली का काम फौरी होना चाहिए। और फिर इसके साथ साथ जो देर पा अमन और सलामती के लिए जो फ़लस्तीन की रियासत का क़याम है 1967 से पहले की जो जोग्राफियाई हदें हैं उनकी बुनियाद के ऊपर, वो बहुत ज़रूरी है। उसके बगैर जो है वो ना तो मशरिक़ वस्ता में अमन कायम होगा, ना आलमी अमन जो है वो देर पा बुनियादों के ऊपर कायम रह सकेगा।